Hey everyone, I'm Santosh Panu and you are learning English with me. So without any further delay, let's get started. In last previous classes, what we were doing the question of sentence improvement. And this is the series of previous year question. So we have done 250 question so far. So our next question is on your screen, 251. Quickly try to solve this question. द प्लेस इज टू मच नॉइजी। अगर इस सेंटेंस को ध्यान से देखोगे बेटा तो यहाँ पर यूज हुआ है एक शब्द हमारा टू, और टू जो है वेरी और टू में क्या डिफरेंस है बच्चों, एक बार देख लेते हैं। वेरी और टू में क्या डिफरेंस है? वेरी हमेशा पॉजिटिव प्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ यूज होता है, राइट। और टू जो है वो हमेशा क्या है? अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ यूज होता है। जैसे हम कहते हैं टू वीक, तो जरूरत से ज्यादा वीक। अगर मैं कहूं टू सैड, जरूरत से ज्यादा दुखी। सो दिस इज वेरी हमेशा पॉजिटिव में यूज होगा, जैसे कि वेरी वाइज, वेरी स्मार्ट, है ना, इस टाइप से हम इसको यूज करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है उसमें करेक्शन हमें क्या करना होगा कि टू भी लगा रखा है, मच भी लगा रखा है, हमें इसको सुपरफ्लुअस नहीं बनाना है। सो योर आंसर इज टू नॉइजी। क्या है ये? टू नॉइजी। आप यहाँ पर मच वाले को हटा दो, नो सब्स्टिट्यूशन वाले को हटाओ और मच नॉइजी को भी हटा दोगे। क्लियर है? तो आपको यहाँ पर कहना है कि जो प्लेस है वो जरूरत से ज्यादा नॉइजी है, जरूरत से ज्यादा नॉइजी है, जितना नहीं होना चाहिए उतना है। सो दिस इज योर आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आई विश आई हैव कम एन आवर सूनर। ठीक है, जब जब हम ऐसे सेंटेंस की बात करते हैं बेटा, आई विश, सपोज दैट, इस टाइप के सेंटेंस जो हम बनाते हैं, ये हमारे अनफुलफिल डिजायर की बात करते हैं कि काश ऐसा होता, काश ऐसा होता। तो अगर इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखो प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, तो सबसे पहले नो इम्प्रूवमेंट को उड़ा दो। फ्यूचर टेंस इसमें नहीं हो सकता, हटा दो। आई के साथ बेटा हैज नहीं आता, हटा दो। सो योर चॉइस इज हैड, और ये हमारा बताता है पास्ट का अनफुलफिल्ड डिजायर। आप किसी जगह पे 1 घंटे लेट पहुंचे हो और पहुंचने के बाद आप कहते हो कि काश हम 1 घंटे पहले आते। सो दिस सेंस क्रिएट कर रहा है हमारा हैड। क्लियर है? आगे बढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आई आस्क्ड राहुल दैट हाउ फार वॉज हिज ऑफिस फ्रॉम हिज होम। जब जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं बेटा, ये नरेशन का क्वेश्चन है ना। जब जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम हमेशा यूज करते हैं, चाहे WH वर्ड हो चाहे हाउ वर्ड हो, उसके बाद हमें चाहिए होता है असर्टिव फॉर्मेशन। और असर्टिव फॉर्मेशन का मीनिंग होता है पहले सब्जेक्ट चाहिए, फिर वर्ब चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट चाहिए। क्योंकि ये क्वेश्चन कब था? जब डायरेक्ट स्पीच में बात की गई थी। ये क्वेश्चन कब था? जब मैंने पूछा कि आपका ऑफिस कितना दूर है, ये डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन आप किसी के कहे हुए शब्दों को अपने शब्दों में किसी को बता रहे हो, तो ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। और इस केस में आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर लिखा है हाउ फार, अब यहाँ पर अपने को चाहिए पहले हिज ऑफिस और उसके बाद क्या चाहिए? वॉज। देखो ऐसा कहाँ पर है? यहाँ पर लिखा है हाउ फार हिज ऑफिस वॉज, यहाँ पे नो सब्स्टिट्यूशन है तो सबसे पहले इसको ही उड़ा दो। दैट हाउ फार हिज ऑफिस इज, हटा दो इज की वजह से। उसके बाद लिख रखा है देन हाउ फार, ये पूरा ही कंस्ट्रक्शन रॉन्ग है। योर आंसर इज ए, हाउ फार हिज ऑफिस वॉज, हाउ फार हिज ऑफिस वॉज, दिस इज योर आंसर। आगे बढ़ लेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, among applied sciences medicine is one which have given man some power over death। ठीक है, तो अगर इस सेंटेंस को ध्यान देंगे, ध्यान से देखेंगे तो among applied sciences medicine is one। ठीक है, आगे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिख रखा है? have। तो वन के हिसाब से तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? हैज आनी चाहिए। अगर इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो सबसे पहले नो इम्प्रूवमेंट, नो सब्स्टिट्यूशन को इरेज करेंगे, हटाएंगे। यहाँ पे आर लगा रखा है, यहाँ पर है जी इज द वन विच गेव, और यहाँ पे लिख रखा है इज वन विच हैज गिवन। अगर हम यहाँ पर बात करें तो गेव का मीनिंग तो पास्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो बात चल रही है हैव गिवन और उसकी जगह पे हमने
करना है हैज गिवन। हमारा गेव की वजह से, क्योंकि अगर हम फैक्ट की बात करें तो पास्ट की बात नहीं कर रहे, आज भी वो चीज उसी तरीके से एप्लीकेबल है कि ये चीज हुई है, आज के सिनेरियो में भी वो चीज एप्लीकेबल है, इसलिए हमें यहाँ पे करना पड़ेगा हैज गिवन। सो योर राइट चॉइस इज ए। आगे बढ़ लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। Here's to the news tonight at 9 p.m. as there will be an important announcement about the budget. सबसे पहले बच्चों दो शब्द हमारे होते हैं, एक होता है हमारा hear और एक होता है हमारा listen। अब दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों, ध्यान से सुनो, दोनों ही सुनने की बातें हैं। सबसे पहले ये कोई भी आवाज है, साउंड है ना, और ये है हमारे ईयर्स, ठीक है। अब आवाज जो है वो हमारे कान में आ रही है, हमारे कान काम कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हियरिंग, ठीक है। आवाज जो है वो हमारे कान में आ रही है और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हियर। कोई भी किसी तरीके की आवाज हो रही है वो हमारे कान में आती है, सो दिस इज कॉल्ड हियरिंग। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन अगर हमारे कान उठ करके आवाज की तरफ जाते हैं, लिटरली कान उठ के नहीं जाएंगे, वी आर पेइंग अटेंशन। बेसिक मीनिंग हमारा क्या है कि हम किसी चीज को ध्यान से सुन रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पेरेंट्स न्यूज सुनते हैं तो उनका पूरा जो अटेंशन होता है वो न्यूज पे होता है, जबकि घर में से और भी आवाजें आ रही होती हैं, लेकिन वो न्यूज को क्या कर रही हैं, लिसन कर रही है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिसनिंग। इतनी बात समझ में आ रही है। जब कान जो है पूरा अटेंटिवली आप किसी साउंड को सुन रहे हो, सो दिस इज कॉल्ड लिसन। और यही आपके क्वेश्चन में एरर है, तो आप इसको ठीक करेंगे, लिसन टू, क्या आंसर कर देंगे, लिसन टू द न्यूज टुनाइट एट 9 PM। और इसीलिए न्यूज को हमेशा लिसन किया जाता है। यहाँ पर लिसन था बट पास्ट टेंस में था, एलिमिनेट कर दो। यहाँ पर हियर है, हटा दो, नो सब्स्टिट्यूशन, हटा दो। सो योर आंसर इज डी, योर आंसर इज डी। आगे बढ़ लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ईदर द बेयर्स और द लायन हैज एस्केप्ड फ्रॉम द जू। जल्दी से बताओ बेटा। सबसे पहले आपको देखना है ईदर और की पेयरिंग करेगा, तो देखो एक बार, ये रहा अपना ईदर, ये रहा अपना और। वर्ब हमेशा सेकंड के हिसाब से आएगी। ये रहा अपना लायन, सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आई है, सिंगुलर। यहाँ पर देखिए बेटा, इज लगा रखा है, हैव लगा रखा है, यहाँ पर आर लगा रखा है। सो योर आंसर इज नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। योर आंसर इज नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। ये सेंटेंस ऑलरेडी ठीक है जैसा लिखा हुआ है, इट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। आगे बढ़ लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, नो वन आर सपोज टू रिएक्ट टू हर प्रीजुडाइज्ड कमेंट्स। अगर हम यहाँ पर इस सेंटेंस को देखें तो हमारे सेंटेंस में प्यारे बच्चों है नो वन। हमारे सेंटेंस में क्या है, नो वन। अगर नो वन हमारे सेंटेंस में है तो वर्ब सिंगुलर चाहिए, तो सबसे पहले क्या करो, नो सब्स्टिट्यूशन को हटा दो, ठीक है। यहाँ पे लिख रखा है बेटा हैड, हटा दो, हटा दो इसको भी। नो वन हैज सपोज टू रिएक्ट, नो वन इज सपोज टू रिएक्ट। अब मुझे बताओ, यहाँ पर आर लगा रखा है बेटा, सो नो वन इज सपोज टू रिएक्ट, तो यहाँ पर हमें चाहिए अपना ए आंसर, दिस इज, और बाकी सारे आपके हो जाएंगे यहाँ पर रोंग, ठीक है। तो एक बार मैं वापिस से इनको बनाती हूँ, कौन कौन सा आपका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले नो वन इज सपोज, कोई भी व्यक्ति से ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो क्या करे, रिएक्ट करे किसी के ऊपर, प्रीजुडाइज जो कमेंट्स होते हैं उनके ऊपर। बाकी सारे आप यहाँ पे एलिमिनेट हो रहे हैं। ये हैड की वजह से हो रहा है, यहाँ पर हैज प्रेजेंट परफेक्ट की वजह से हो रहा है, यहाँ पर आर है, इसलिए नो सब्स्टिट्यूशन हमारा जा रहा है। इतना समझ में आ गया सभी को। आगे बढ़ लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, The teacher asked the student for fill the form before entering the classroom. मैंने बेटा पढ़ाते पढ़ाते बहुत बार ये बात बताई है कि 2+V1 का आपके इंग्लिश में क्या काम है। 2+V1 का मीनिंग होता है पर्पस बताना। जो कोई काम अब तक हुआ नहीं है, जो होगा, दैट इज 2+V1, दैट इज 2+V1। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, क्या करने के लिए, टू फिल द फॉर्म बिफोर एंटरिंग द क्लास, यानी कि अभी उन्होंने फॉर्म भरा नहीं है, फॉर्म को वो भर ले। सो दिस इज 2+V1। वी नीड इन्फिनेटिव इन दिस सेंटेंस, ओके। तो जल्दी से देखो इन्फिनेटिव कहाँ पर है। यहाँ पर सबसे पहले है टू फिल द फॉर्म, यहाँ पर है अपना फोर फिल्ड और टू फिल्ड। यहाँ पर टू के बाद फिल था, बट 2nd फॉर्म में है, ध्यान से देखो। तो मेरा डी एलिमिनेट हुआ, सी एलिमिनेट हुआ,
और मेरा नो सब्स्टिट्यूशन भी एलिमिनेट हुआ, क्यों? क्योंकि उसमें 4 लगा है। आपका आंसर है बेटा जी ए। सो योर राइट चॉइस इज ए। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। When I met the couple yesterday, I noticed that the wife was more taller than her husband. अगर हम एडजेक्टिव में डिग्री बनाना सीखते हैं बच्चों, तो बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक मैंने आपको बताई है कि सिंगल सिलेबल जो वर्ड होते हैं, जब आप उन शब्द को बोल के देखोगे तो आपकी जो ठुड्डी है वो आपके हाथ के ऊपर सिर्फ एक बार टकराएगी। आप बोल के देखें टोल, टोल। जब आप टोल बोल रहे हैं तो ये सिंगल सिलेबल वर्ड है, तो डिग्री बनेगी ER और EST लगने से। ठीक है। मोर और मोस्ट कब लगता है? जब हमारे डबल सिलेबल वर्ड होते हैं। जैसे कि आप बोल के देखते हो ब्यूटीफुल, डबल सिलेबल है तो आपकी डिग्री बनेगी मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। दिस इज द ओनली कॉन्सेप्ट यू कैन अप्लाई व्हाइल मेकिंग योर डिग्रीज। ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। सो हमें करना क्या है? टोल शब्द की डिग्री बनती है टोलर, तो मोर टोलर उसने लिख रखा है, इसीलिए यहाँ पर ये एरर है। तो आपको ठीक क्या करना है बच्चे? सबसे पहले नो सब्स्टिट्यूशन हटाइए। मच टोलेस्ट नहीं चाहिए, मच टोल नहीं चाहिए। योर आंसर इज बी। योर आंसर इज बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द टीचर एडवाइज द चिल्ड्रन टू नॉट वेंट नियर द लेक। सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों ऐसे सेंटेंसेस में, तो हमारा जब भी किसी चीज के लिए एडवाइस किया जाए और मनाही की जाती है, तो वहां पर हम यूज करते हैं नोट टू, नोट टू प्लस V1। और इसका मीनिंग क्या होता है? जैसे मैं बोलती हूँ माई मदर एडवाइज मी नोट टू वरी, इसका मीनिंग क्या होगा? डायरेक्ट स्पीच में क्या रहा होगा? डोंट वरी। और डोंट वरी को कैसे चेंज किया होगा? नोट टू वरी। अब आप ये कहोगे कि टू के बाद जस्ट V1 आना चाहिए। अगर मैं टू लिख दूं, फिर नोट लगा देती, फिर V1 लगा दूं, तो इस बात को कहते हैं स्प्लिट इन्फिनेटिव की एरर। स्प्लिट इन्फिनेटिव का मीनिंग क्या होता है? कि आपने 2 प्लस V1 को क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, स्प्लिट कर दिया। ध्यान से देखो, 2 है और इसने तो वैसे ही रॉन्ग लिख रखा है। अगर यहाँ पर गो भी होता ना बच्चे, तो भी ये गलत होता। ठीक है, नोट बीच में नहीं आ सकता, तो हमें जस्ट चाहिए 2 प्लस V1। तो इसका सोल्यूशन क्या है? हमारा इन्फिनेटिव ना टूटे तो हम क्या करेंगे? नोट को पहले रख लेंगे, नोट, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे V1। ये हमारा इसका सोल्यूशन है। तो आप एक बार अप्लाई करें। यहाँ पे लिखा है नोट टू गो, दिस इज योर आंसर। नोट टू बी गोइंग हटा दो, नो इम्प्रूवमेंट हटा दो, डोंट गो हटा दो। सो योर आंसर इज सी। योर आंसर इज सी। यहां तक समझ में आया? क्लियर है? तो यहाँ पर हमने 260 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी बच्चे को किसी प्रकार का डाउट हो, कमेंट सेक्शन में आकर के जरूर लिखें, बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर कोई क्वेश्चन दोबारा सोल्व करना हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। 50 लीटर्स ऑफ मिल्क आर डोनेटेड बाय द कमेटी टू द ऑर्फनेज एवरी वीक। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 50 लीटर्स ऑफ मिल्क, तो यहाँ पर हम मिल्क की क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। क्वांटिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर बच्चों आर नहीं आ सकता है। जल्दी से ढूंढो कि इज कहाँ पर है, एंड दिस इज योर आंसर। नो सब्स्टिट्यूशन हटा देंगे, आर की वजह से बी हट गया, आर की वजह से हमारा ए बी एलिमिनेट हुआ। योर करेक्ट चॉइस इज डी। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ऑर्फेनेज वो होते हैं जहां पर ऑर्फेन्स को रखा जाता है, अनाथ आश्रम जिसको आप हिंदी में कहते हो। राइट, आगे बढ़ लूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। He fell over in studies owing to his illness. बच्चा बीमार हुआ है, और जब कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो वो पढ़ाई में क्या हो जाता है? पीछे रह जाता है, और इसको कहते हैं हम बिहाइंड। ठीक है, बिहाइंड के बहुत सारे मीनिंग है हमारी जिंदगी में बेटा। इसका मीनिंग होता है मेकिंग लेस प्रोग्रेस, कि आपका बच्चा जो है वो पढ़ाई में लेस प्रोग्रेस कर रहा है। कई बार आप अगर ट्रेन से जाते हो कहीं भी, तो वहां पर लिखा होता है आपकी ट्रेन 3 बजे आने वाली थी, लेकिन वो किसी दिन 4 बजे आती है, तो वहां पर अनाउंसमेंट होती है कि दिस ट्रेन इज रनिंग बिहाइंड इट्स शेड्यूल। इसका मीनिंग होगा कि जिस टाइम पे आनी चाहिए थी वो उससे पीछे है। इट मीन्स मेकिंग लेस प्रोग्रेस। आपका बच्चा क्लास के बाकी बच्चों से पीछे है, व्हाट डज इट मीन? ही इज मेकिंग लेस प्रोग्रेस। सो इस सेंस में हम इसको यूज करते हैं, और इसलिए हमारा आंसर बनता है बेटा फेल बिहाइंड। फेल फॉर नहीं यूज करेंगे, नो इम्प्रूवमेंट उड़ा दो क्योंकि यहाँ पर ओवर लिखा है, और फेल आउट भी यहाँ पर आप उड़ा दोगे। योर करेक्ट चॉइस इज ए। योर करेक्ट चॉइस इज ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
After the old building was pulled out, the building contractor surveyed the progress of the work. अगर हम बात करें बच्चों किसी भी बिल्डिंग को जब डिमोलिश करते हैं तो वहां पर हम फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं एंड दैट फ्रेजल वर्ब इज पुल डाउन. क्या होती है? पुल डाउन. जब हम यूज करते हैं डिमोलिश के सेंस में. ठीक है, किसी चीज को क्या करना, बनी हुई किसी बिल्डिंग को हटाना, रिमूव करना. ठीक है, पुल्ड अप नहीं हो सकता, हटा दो. नो सब्स्टिट्यूशन, हटा दो क्योंकि पुल आउट है वहां पे. और पुल ओवर भी नहीं हो सकता. योर आंसर इज डी. योर आंसर इज डी. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे. ये बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आ गया बच्चों. ये एक इडियम भी है, ये बात आपको पता भी होनी चाहिए. बचपन में हमें यही सिखाया जाता है कि हर दिन एक एप्पल खाओगे तो डॉक्टर से दूर रहोगे. तो इसको बोलते हैं एन एप्पल अ डे. ये इडियम कैसे बनती है? एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. सो दिस इज योर फ्रेज. आप यहाँ पर द आर्टिकल की वजह से हटा दो, यहाँ पर भी द आर्टिकल है और यहाँ पर बेटा एप्पल से पहले ए लगा रखा है, दैट इज रॉन्ग. सो योर राइट चॉइस इज सी. योर राइट चॉइस इज सी. अगर इन क्लासेस में किसी प्रकार का कोई डाउट है बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में आके बताएं. दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हम पहुंच सकें. PYQ किसी भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. जब भी आप किसी एग्जाम में बैठते हो पीछे के 10 साल के क्वेश्चन तो आपको करके ही जाने चाहिए. राइट, इसमें आपका क्या होता है, कंप्लीट रिवीजन हो जाता है. प्लस में आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ अब मैं क्वेश्चन लाइक करने हो गया हूँ. बेसिकली ये आंसर्स आपको किसी भी बुक में मिल जाएंगे प्यारे बच्चों, लेकिन ऐसे क्वेश्चन करने का फायदा ये होता है कि हम 3 को एलिमिनेट करना सीखते हैं. हम एक आर्ट बनाते हैं कि कैसे हम 3 को गलत करके एक फिल्टर्ड आंसर तक जा सकते हैं. सो दीज क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा. सुनील हैव बीन वर्किंग एज अ पर्सनल असिस्टेंट टू द डायरेक्टर फॉर 2 years. अगर इस सेंटेंस को ध्यान से देखोगे तो सुनील यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है बच्चों, तो वर्ब हमारी सिंगुलर आनी चाहिए. राइट, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की. अगर ये बात मैं आपको 2026 में बताऊं तो उनको काम करना उन्होंने शुरू किया था 2024 में, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है 2 years. 2 साल पूरे हो चुके हैं, 2 years completed and third is going on. This is your थर्ड. जैसे ही थर्ड यहाँ पर आएगा फोर्थ शुरू हो जाएगा, जैसे ही फोर्थ यहाँ पे आएगा फिफ्थ शुरू हो जाएगा. हमारी एक्टिविटी हमेशा ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मोड में रहेगी. सो योर आंसर इज हैज बीन वर्किंग. तो ध्यान से देखिए बेटा, इज वर्किंग हटा देंगे, हैज बीन वर्कड हटा देंगे, नो सब्स्टिट्यूशन हटा देंगे. योर आंसर इज डी, हैज बीन वर्किंग. योर आंसर इज डी, हैज बीन वर्किंग. आगे बढ़ लें. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा. द हर्ड आर ग्रेजिंग इन द फील्ड ऑफ फार अवे फ्रॉम द फार्मर्स हट. अगर इस सेंटेंस को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक टर्म यूज हुई है द हर्ड. हर्ड बोलते हैं पशुओं के झुंड को, है ना. ग्रेजिंग यानी कि चर रहे हैं. ठीक है, सो हर्ड की अगर हम ग्रुप की बात करते हैं, कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें चाहिए सिंगुलर वर्ब. हमें चाहिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब, जबकि इसने क्या लगा रखी है, आर. सबसे पहले क्या करो, नो सब्स्टिट्यूशन को हटा दो. राइट, उसके बाद लिख रखा है द हर्ड हैज ग्रेजिंग. हैज के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, हटा दो. यहाँ पर लिखा है इज ग्रेज्ड, हटा दो, पैसिव वॉइस हो जाएगा, हटा दो. योर आंसर इज बी, द हर्ड इज ग्रेजिंग इन द फील्ड्स. बात समझ में आई? यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा. What were the example that the writer gave to prove his point? अभी हम पीछे बात कर रहे थे बेटा, इन्फिनेटिव क्या होता है जब आप 2 + V1 का यूज करते हो. जब आप 2 + V1 की बात करते हो तो ये इन्फिनेटिव होता है, यानी कि ऐसी बात जो होगी आगे, हुई नहीं है. और जो काम हुआ ना हो, फ्यूचर में होगा, उसे हम कहते हैं पर्पस. किसी भी काम के करने के पीछे हमारा मोटिव. तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, द राइटर गेव टू प्रूव्ड. तो टू प्रूव लिखो ना वहां पे. टू के बाद हमेशा मेन वर्ब का बेस फॉर्म हम लगाते हैं. सो दिस इज V1. तो सबसे पहले क्या करो, नो सब्स्टिट्यूशन को एलिमिनेट कर दो. यहाँ पे लिखा है गिविंग, गिव फॉर प्रूविंग, हटा दो बेटा.
यहाँ पे लिखा है गिवन टू प्रूफ। अब यहाँ पर देखो व्हाट वर द एग्जाम्पल, हम पास्ट की बात कर रही है, पास्ट की बात हो रही है तो हमारा टेंस भी कौन सा है, पास्ट है। पास्ट टेंस कहाँ पर दिख रहा है बेटा, ये दिख रहा, ठीक है। तो ए को एलिमिनेट करो, बी इज द करेक्ट चॉइस। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इफ यू आर नॉट एबल टू गो आउट डिड नॉट वरी, अगर आप बाहर नहीं जा सकते हो तो डिड नॉट वरी नहीं, डोंट, हम बात कर रहे हैं कि उसकी चिंता ना करो, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे डिड लिखा हुआ है बेटा, डिड की वजह से हमारा जो है नो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेट हुआ। यहाँ पे लिखा है वरिंग नोट, हटा दो। यहाँ पे लिखा है डू नॉट वरी और डू नॉट वरीड, हम बात कर रहे हैं डू नॉट वरी, तो ए आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। चिंता मत करो, अगर आप बाहर जाने में सक्षम नहीं हो तो आप चिंता ना करो, ऐसा हमारा सेंटेंस है। आगे बढ़ लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द वार्डन पनिश द स्टूडेंट हु वायलेट्स द रूल्स ऑफ द हॉस्टल। अगर इस सेंटेंस को ध्यान से देखोगे तो इतने पार्ट में हमें दिख रहा है यहाँ पर पास्ट टेंस, ये क्या है हमारा पास्ट टेंस। तो आगे भी हम बात करेंगे किसकी, पास्ट टेंस की। अगर हम पास्ट टेंस की बात करें तो सबसे पहले वायलेट्स लिखा हुआ है, इस वजह से हमारा नो सब्स्टिट्यूशन जो है हट गया। यहाँ पर आर लिखा है और आगे V1 कभी हो ही नहीं सकता। यहाँ पे इज के बाद ING लगा रखा है, हटा दो। योर आंसर इज बी, हु वायलेटेड, जिसने रूल को क्या किया था, माना नहीं था, उन बच्चों को क्या कर दिया, हॉस्टल से निकाल दिया। क्या यहां तक समझ में आया सभी को। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। The minister along with his team members is expected to arrive shortly। अगर इस सेंटेंस को ध्यान से देखोगे तो हमारा जो नाउन वन है दैट इज मिनिस्टर, और along with his team members यहाँ पे लिखा है, ये है हमारा नाउन टू। अब जब जब हम दो प्रेपोजिशन, दो नाउन को जब एक प्रेपोजिशन से जोड़ते हैं, along with हमारा क्या है, प्रेपोजिशन, तो his टीम मेंबर सारा क्या बन चुका है बेटा, ऑब्जेक्ट बन चुका है, राइट। अब जो भी वर्ब आएगी वो किसके हिसाब से आएगी, फर्स्ट के हिसाब से, क्योंकि फर्स्ट हमारा मिनिस्टर है तो इज हमारा यहाँ पर हमें ठीक दिख रहा है। लेकिन हम देखेंगे क्या आंसर इसका हो सकता है। यहाँ पे आर है, हटाइए, आर है, हटाइए, आर है, हटाइए, योर आंसर इज ए, योर आंसर इज ए, एंड दिस इज द वे हाउ यू कैन एलिमिनेट एंड यू कैन फिल्टर योर करेक्ट चॉइस, ठीक है। तो हमने देखो सिर्फ एक बात पता थी कि प्रेपोजिशन से दो नाउन जब जुड़ते हैं, सेकंड नाउन को ऑब्जेक्ट बनना पड़ता है, वो फर्स्ट नाउन के हिसाब से आती है। हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो हमें चाहिए सिंगुलर वर्ब, ये हमारी ऑलरेडी गिवन है, तो आपका आंसर है नो सब्स्टिट्यूशन। बाकी तीन हमारे आर की वजह से क्या हुए, एलिमिनेट हो गए। क्लियर है। आगे बढ़ लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। Japan has made important and original contribution inside some fields like photography and electronics। इस सेंटेंस को ध्यान से देखोगे तो ये हमें बात क्या दे रहा है कि इनसाइड, हम इनसाइड की बात नहीं कर रहे, हम बता रहे हैं कि कुछ फील्ड हमारे जैसे कि फोटोग्राफी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो इनसाइड की वजह से जो है हमारा नो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर लिखा है फॉर, हटा दो, यहाँ पे लिखा है ऑन, हटा दो, योर आंसर इज सी, इन सम फील्ड्स, और फिर एग्जाम्पल दे रहा है जैसे कि फोटोग्राफी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सो योर राइट चॉइस इज सी। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A need of an hour is to provide employment to the youth of the country। जब हम कहते हैं ना कि ये हमारे समय की मांग है, हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं कि ये समय की मांग है कि हमारी जो मोदी सरकार है वो एम्प्लॉयमेंट पे काम करे, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं द नीड ऑफ द आवर, ठीक है। यहाँ पर उसने देखो ध्यान से क्या लगा रखा है, उसने लगा रखा है यहाँ पे आर्टिकल ए। तो ये जो नीड है ये हमारी डेफिनेट है, और डेफिनेट के लिए हमेशा द लगेगा, ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर जो है वो क्या लगा रखा है, आवर, आवर से पहले उसने क्या लगा रखा है, एन लगा रखा है। तो अब मुझे देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, नो इम्प्रूवमेंट को एलिमिनेट करूंगी। यहाँ पे लिख रखा है द नीड और उसके बाद इन लगा रखा है, हटा दो। अब हमें देखना है द नीड ऑफ द आर
और द नीड ऑफ एन आर, एन आर नहीं बेटा, डेफिनेट आर की बात हो रही है, तो हमें आंसर करना पड़ेगा यहाँ पे सी, डी आपका यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। और इसको फ्रेजल तरीके से हम यूज करते हैं कि ये समय की मांग है, दिस इज द नीड ऑफ द आर। क्लियर? आगे बढ़ लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। Bats huddle together to get warm of each other's body। तो यहाँ पर टू गेट जब इंफिनिटिव हमने लगा दिया है तो आगे हमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है। हमारा जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो क्या बनेगा, नाउन बनेगा। वार्म शब्द से जो नाउन बनेगा वो बनेगा वार्मथ, गर्माहट जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वार्मथ। ठीक है, अगर इस सेंटेंस को देखें तो सबसे पहले इसमें वार्म लिखा है, हटा दो, नो सब्स्टिट्यूशन हटा दो क्योंकि वार्म लिखा है ऑफ ईच अदर्स। ठीक है, यहाँ पर लिखा है वार्मथ फ्रॉम और वार्मिंग फ्रॉम, तो ये वार्मिंग अगेन हट जाएगा। योर आंसर इज सी, एक दूसरे के शरीर से क्या लेना, गर्माहट लेना, एंड दिस इज द केस। क्लियर? आगे बढ़ लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। द न्यूज आर ट्रू। अगर इस सेंटेंस को ध्यान से देखोगे तो न्यूज हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है बच्चों, जो दिखता प्लूरल है बट होता सिंगुलर है, क्योंकि ये चार डायरेक्शंस के नेम से बना हुआ है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। सो दिस इज आर न्यूज। क्लियर? न्यूज के साथ वर्ब हमेशा ही आपको कैसी लगानी है, सिंगुलर लगानी है। तो सबसे पहले आर को एलिमिनेट करिए, नो सब्स्टिट्यूशन को एलिमिनेट करिए, इज बीइंग ट्रू को एलिमिनेट करिए, योर आंसर इज डी, दैट इज ट्रू। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रिजनर्स आर केप्ट एट कॉन्स्टेंट सर्विलेंस। जब भी हम जैसे सीसीटीवी रखते हैं बच्चों, सीसीटीवी लगे होते हैं तो आप अंडर सर्विलेंस होते हो, ये जनरल शब्द है जो हमें हमेशा कहीं ना कहीं लिखा हुआ दिखाई देता है ना, जैसे लिखा होता है ना, कीप स्माइलिंग, हंसते रहिए, यू आर सीसीटीवी, सीसीटीवी की जो है अंडर सर्विलेंस हो, है ना, इस तरीके से वो बताते हैं। तो अगर इस सेंटेंस को देखेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ इस सर्विलेंस की वजह से हमें लिखना होगा अंडर। ठीक है, केप्ट विद, नो इम्प्रूवमेंट और केप्ट बाय, इन सबको हटा देंगे। सो गाइज, विद दिस क्वेश्चन वी कम टू एंड आवर दिस क्लास। I will be back with my new class. Till the time, keep doing questions, keep learning question, keep sharing my videos. I will be back with my new class. Till the time, take care. Thanks for watching.